हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में कार्बन वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। कार्बन के अपरूप अपन ने डिस्कस किए, कार्बन के ऑक्साइड, फिर अपन ने शुरू किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपन ने वर्गीकरण बताया, जिसमें अपन ने दो तरह से बताया था, चक्रीय अचक्रीय यानी विवर श्रृंखला वाले और चक्रीय। फिर अचक्रीय में जो बताया अपन ने श्रृंखला वाले, उसमें अपन ने बताया था एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में अपन ने बताया था एल्केन हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त में अपन ने बताया था एल्कीन और एल्काइन, ये नाम लिए थे। उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें एल्कीन और एल्काइन बताए थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। और मैंने बताया था डबल बॉन्ड जो होगी, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बताई थी वो दो बताई थी, एक तो सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड बताई थी अपन ने कि सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगी कार्बन कार्बन के बीच में वो सिग्मा ही बनेगी। अगर पहली बॉन्ड जो बनती है वो सिग्मा बनती है, जो एस कक्षक के अतिव्यापन से बनती है, और पी कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से, ध्यान से सुनना, एक्स कक्षकों के अतिव्यापन से जो बनती है वो बनती है सिग्मा बॉन्ड, और पी कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से जो बनती है वो बनती है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहली सिग्मा है, दूसरी पाई है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो पहली सिग्मा है, फिर बाकी दोनों पार्श्व अतिव्यापन से बनती है पाई बॉन्ड। इस प्रकार से स्थिति आती है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया, ये तो हुआ एल्कीन और एल्काइन का। पहले बताया अपन ने अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर चक्रीय हाइड्रोकार्बन, उसमें दो नाम दिए जाते हैं, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय उनको कहते हैं जिनमें केवल कार्बन परमाणु मौजूद रहते हैं, विषम चक्रीय जिनमें कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम भी मौजूद रहेगा। उसमें फिर दो नाम देते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होते हैं जो अपन बताते हैं कि जिनमें श्रृंखला में केवल कार्बन कार्बन के सीधी कार्बन श्रृंखला जो जोड़ रही है, और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग जो पाई जाती है, और इसीलिए इनको एरोमेटिक नाम दिया जाता है। विशेष गंध वाले तेलीय यौगिक बोलते हैं इनको, एरोमेटिक को। इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब श्रृंखला वाले में जो अपन ने पढ़े थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों को अपन ने डिस्कस किया था। तीनों श्रृंखला में अपन ने पूर्व लगन, इनके अनुलग्न जो बताए, पूर्व लगन डिसाइड होता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे, अनुलग्न डिसाइड होता है उसमें मौजूद बॉन्ड के आधार पर। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये अपन ने उनके लिए बताया था, और उनके नामकरण को अपन ने पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल उसके लिए थे। फिर मैंने बताया था कार्बन का नामांकन। मैंने बताया था अगर किसी कार्बन से केवल एक कार्बन सीधा जुड़ा हुआ है, अगर किसी कार्बन से केवल एक कार्बन सीधा जुड़ा हुआ है वो तो है प्राथमिक कार्बन, और अगर उससे दो कार्बन जुड़े हैं तो वो द्वितीयक कार्बन, अगर उससे तीन कार्बन जुड़े हैं तो वो तृतीयक कार्बन, और अगर उससे चार कार्बन जुड़े हैं तो वो चतुर्थ कार्बन। अब जैसे मैं एक अगर ये श्रृंखला बना दूं, जैसे ये एक मैंने कार्बन की श्रृंखला लिखी, अगर इसमें अब यहां पर अगर अपन देखें, ये है प्रथम कार्बन, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये प्रथम कार्बन होगा, और इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं तो ये द्वितीयक कार्बन होगा। इधर भी ये हो गया प्रथम कार्बन, और ये जो हो गया वो हो गया सेकेंडरी कार्बन। और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं एक, दो, और अगर ये कार्बन और जोड़ दें अपन इससे, तीन और चार, तो ये कौन सा कार्बन हो गया भाई? चतुर्थ कार्बन हो गया। तीसरा कार्बन किसको बोलेंगे? अगर एक कार्बन से तीन जुड़े हैं, जैसे अगर अब मैं यहाँ पर ये की दिखा दूं, तब ये कार्बन तीन से जुड़ा हुआ है, एक, दो और तीन, तब ये स्थिति कौन सी हो जाएगी इसकी? तीसरे कार्बन की। तो प्राथमिक कार्बन उसको कहा जाता है जो सीधे रूप से केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है, या जिस पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से एक कार्बन जुड़ा होता है। द्वितीय कार्बन उसको कहते हैं जिस पर प्रत्यक्ष रूप से दो कार्बन जुड़े होते हैं। तृतीय कार्बन उसको कहते हैं जिस पे प्रत्यक्ष रूप से तीन कार्बन जुड़े होते हैं। चतुर्थ कार्बन उसको कहते हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से चार कार्बन जुड़े होते हैं। ये अपन ने कार्बन के परमाणु का नामांकन बताया था। इसके बाद में पूर्व लगन, अनुलग्न से अपन ने जो सामान्य जो बताया अपन ने श्रृंखला वाले, संतृप्त और असंतृप्त दोनों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनका नामकरण अपन ने आईपीएससी पद्धति के अनुसार जो बताया, और फिर कार्बन का नामांकन। इसके बाद में देखो, अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, सामान्य जो अपन ने ये हाइड्रोकार्बन बताए, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ध्यान रखना रीड सिलेबस में केवल हाइड्रोकार्बन का सामान्य परिचय लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ताकि, क्योंकि देखो तैयारी हमेशा कैसी
कि जिस लेवल का है उससे थोड़े ऊपर की तैयारी करो, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस अपन थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए तो अपन आराम से अटेम्प्ट कर पाए। तो इससे जो आगे अपन पढ़ रहे हैं, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं पहले सामान्य हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। इसमें अपन देखो 3 नाम देखते हैं। इन तीनों श्रेणी के प्रथम सदस्य बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मेथेन गैस, मेथेन जैसा इसके नाम से आ रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो मैथ प्लस एन, ये स्थिति आएगी। और मैथ का मतलब एक कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यानी इसकी स्थिति ये हो गई है। तो मेथेन की स्थिति ये हो गई, मैथ प्लस एन, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया आईपीएससी पद्धति के अनुसार। मैथ तो हो गया इसमें पूर्व लगन, कार्बन परमाणु की संख्या 1, और अनुलग्न हो गया एन, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, और एक कार्बन में बॉन्ड सिंगल हाइड्रोजन के साथ आएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए मेथेन के अणु के अंदर कितनी सिग्मा बॉन्ड है तो कितनी बताओगे आप? 4 बताओगे, ध्यान रखना इसमें। और इसे बोला जाता है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, ये बोला जाता है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य। और इसी के लिए बोला जाता है सरलतम हाइड्रोकार्बन, यानी सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन अपन ने कहे थे कार्बन पर हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब सरलतम हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु है। उसके बाद में चाहे एल्केन श्रेणी के इसके बाद के ले लेंगे तो कार्बन एक के बाद में 2 शुरू हो जाएगा, 3 4 5 जितना ही बढ़ेंगे। और एल्किन और एल्काइन जो दोनों मैंने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे, उन दोनों में मैंने बोला था कि इन दोनों श्रेणी के प्रथम सदस्य 2 कार्बन से शुरू होते हैं, क्योंकि उन दोनों की शर्त है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में संभव है, तो वो 2 कार्बन से शुरू होते हैं। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाएगा तो किसका नाम आएगा? मेथेन का आएगा। फिर यह गैसीय हाइड्रोकार्बन है, गैसीय हाइड्रोकार्बन है। अब इसी को जो और नाम दिए जाते हैं, ये जो मेथेन बताया ना, इसी मेथेन गैस के और जो नाम है, मेथेन गैस के प्रचलित नाम, तो एक तो इसको बोला जाता है नेचुरल गैस, कौन सी गैस बोलते हैं भाई? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो अपन एक नाम सुनते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसे बोलते हैं अपन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो अगर आपसे पूछा जाए CNG में कौन सी गैस पाई जाती है या CNG का मुख्य घटक क्या है, तो नाम क्या बोला जाएगा? मेथेन बोला जाएगा। CNG में 85%, 83 से 85% तक तो होती है मेथेन, और 15% तक होती है एथेन, दूसरी जो इसका हाइड्रोकार्बन आ जाता है। तो मेथेन गैस के प्रचलित नाम पूछाएगा तो क्या बोला जाएगा? एक तो बोला जाता है प्राकृतिक गैस, दूसरा इसको बोलते हैं मार्स गैस। क्या नाम देते हैं भाई? मार्स गैस। और ये जो मार्स शब्द है ना, ये जो मार्स है इसको बोला जाता है दलदल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? दलदल। तो दलदल में उत्पन्न गैस, दलदल में उत्पन्न गैस, जितना भी गला सुड़ा जो दलदल अपन बोलते हैं, जहाँ गला सड़ा जो कचरा होता है उसमें जो गैस बनती है वो कौन सी गैस बनती है भाई? मेथेन गैस बनती है। तो दलदल में उत्पन्न गैस तो मार्स गैस इसी का नाम आएगा, ये इसी को बोला जाता है। एक देखो, धान के खेतों में उत्पन्न गैस, धान अपन जो बोलते हैं चावल,
धान किसके लिए बोला जाता है भाई? चावल के लिए। और चावल भी हाइड्रोकार्बन है, स्टार्च है। तो वहां पर जितना भी जो बच जाता है कचरा, उन सब से जो भी गैस बनती है वही हाइड्रोकार्बन से रिलीज होकर वो मेथेन गैस बनती है किण्वन से, धान के गैसों में उत्पन्न गैस। एक नाम इसी को बोला जाता है बायो या गोबर गैस। ये भी समझ गए होगे। गोबर गैस जो अपन पढ़ते हैं, बायोगैस पढ़ते हैं, यानी वही कूड़ा करकट, गोबर वगैरह मलमूत्र इकट्ठा किया जाता है गड्ढे में, और बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से, फर्मेंटेशन जो अपन ने बताया था, किण्वन क्रिया द्वारा उत्पादित गैस होती है मेथेन, जिसको अपन वही ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो बायो या गोबर गैस का नाम आएगा, तब भी किसका नाम आएगा? मेथेन का। तो बताओ मेथेन गैस के लिए एक तो मैंने बताया कि प्राकृतिक गैस इसी को कहा जाता है। नंबर 2 मार्स दलदल में उत्पन्न गैस, इसी को कहा जाता है। नंबर 3 धान के खेतों में उत्पन्न गैस, और नंबर 4 बायो या गोबर गैस भी इसको नाम दिया जाता है। पांचवा जुगाली करने वाले जंतुओं, जुगाली करने वाले जंतुओं मुंह में उत्पन्न झाग कौन सी गैस के होते हैं भाई? मेथेन गैस के होते हैं, मेथेन गैस के होते हैं। और ये जो जुगाली है ना, देखते हो गाय भैंस वगैरह को चारा खाने के बाद में बैठ के जुगाली करते रहते हैं। देखो जो गाय भैंस वगैरह शाकाहारी जंतु हैं, उनका जो आमाशय होता है उसके रुमेन पार्ट में, उनका मेन जो पार्ट है रुमेन के अंदर वो चारा खाकर उसको इकट्ठा किया जाता है। चारा है सेल्यूलोस, अपने होता है स्टार्च, खाद्यान्न जो खाते हैं अपन अन्न जो खाते हैं चावल गेहूं वगैरह, वो है स्टार्च, जो ग्लूकोज का बहुलक है। चारा वो भी ग्लूकोज का बहुलक है, वो सेल्यूलोस है। और सेल्यूलोस रोमेन जो पार्ट है शाकाहारी जंतुओं के आमाशय का, उसमें रोमेनोकोकस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और रोमेनोकोकस बैक्टीरिया उस सेल्यूलोस का किण्वन करते हैं। उस किण्वन से उत्पन्न जो गैस होती है वो झाग के रूप में वो जुगाली करनी, तो जुगाली होती है सेल्यूलोस के किण्वन। जुगाली क्या है भी? जुगाली क्रिया है सेल्यूलोस का किण्वन, फर्मेंटेशन, और उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है? मार्स गैस होती है, बायोगैस जो अपन बोल रहे हैं। तो अभी देखो पहला अपन ने जो श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिनको अपन सरल हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, उसमें अपन ने 3 पढ़े, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और उसमें से एल्केन का मैंने प्रथम सदस्य लिया है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य लिया है पहले कार्बन से, जिसका नाम है मेथेन, मैथ प्लस एन। और ये सरलतम हाइड्रोकार्बन इसी को बोलते हैं। यह गैसीय रूप में है, और इसके अन्य नाम ये बताया अपन ने, जिसमें पहला नाम तो बताया कि प्राकृतिक गैस इसको कहते हैं, नेचुरल गैस, मार्स गैस इसको कहते हैं, धान के खेतों में बायोगैस, गोबर गैस इसको बोलते हैं, और जुगाली करने वाले जंतुओं के मुंह में उत्पन्न झाग पूछा जाएगा तो वो भी यही बताओगे, मेथेन गैस जो बोला जा रहा है। ये पहला एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य अपन ने लिया मेथेन, ठीक है। अब एल्कीन श्रेणी में प्रथम सदस्य जो मैं ले रहा हूं, यहां पर गैसीय रूप में दूसरा बता रहा हूं, वो मैं गैस बता रहा हूं आपको। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य बताओ कितने कार्बन से आएगा? 2 कार्बन से। और 2 कार्बन, और एल्केन श्रेणी की विशेषता होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो बाकी अब एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 में से 2 तो डबल बॉन्ड में हो गई, तो बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़ेंगे, यानी इसकी स्थिति ये हो गई। संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो इसकी स्थिति ये है, इसका अणुसूत्र इस प्रकार से होगा, किसका? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। और एल्कीन में अब बताओ, इसमें जो कार्बन है 2 हैं, तो पूर्व लगन क्या लिखा जाएगा? एथ, और अनुलगन लिखा जाएगा इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, तो नाम क्या बना इसका? एथिन। तो दूसरा जो सदस्य मैं बता रहा हूं सरलतम हाइड्रोकार्बन के अंदर, पहला बताया अपन ने मेथेन, एथीन गैस, एथीन गैस, और ये हो गया इसका सूत्र,
रासायनिक सूत्र, संरचना सूत्र जो अपन ने बताया, इस तरह से इसका नाम आ गया एथ प्लस इन। तो ये हो गया एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बताया था एल्कीन और एल्काइन में शर्त है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, वही उन्हीं में संभव है। तो यहां कम से कम 2 कार्बन से श्रृंखला शुरू होंगी, जबकि एल्केन श्रृंखला पहले कार्बन से शुरू हो गई। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य इसे बोला जाता है, किसको? एथिलीन गैस को। ये एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और इसका जो प्रचलित नाम है वो बोला जाता है भी एथिलीन गैस। कौन सी गैस बोलते हैं इसको? एथिलीन गैस। ये इसका जो नाम है प्रचलित। तो ये तो इसका आईपीएससी नाम हुआ, ये इसका रूढ़ नाम है, रूढ़ प्रचलित नाम एक बोला जाएगा, वो एथिलीन इसको बोला जाता है। और इस गैस का उपयोग पादपों में प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होने के कारण पादपों में प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होने के कारण फलों को गैसीय हार्मोन के रूप में फलों को पकाने में सहायक। फलों को पकाने में सहायक, ये इसका उपयोग है। एथिलीन गैस जो इसका प्रचलित नाम है, ये पादपों में प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है और ये पादपों में गैसीय अपन हार्मोन के रूप में पढ़ते हैं, इसको गैस के रूप में पाया जाता है जो फलों को पकाने में सहायक है। तो पेड़ पर जो फल पकते हैं, पौधों पर जो प्राकृतिक रूप से, वो एथिलीन गैस का प्रभाव है। कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने के लिए यूज कर लेंगे सीधा एथिलीन को लेकर तोड़कर अपन। नंबर 3, अब जो मैं बता रहा हूं, पहला बताया अपन ने एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, दूसरा बताया अपन ने एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। इसका प्रथम सदस्य आया एथीन, 2 कार्बन होने से एथ प्लस इन, एथीन, ये भी गैस है। और एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य प्रचलित नाम है इसका एथिलीन गैस, पादपों में प्राकृतिक गैस या हार्मोन के रूप में फलों को पकाने में सहायक है। नंबर 3, अब ले रहे हैं अपन तीसरी जो श्रेणी है एल्काइन, उसका प्रथम सदस्य। अब एल्काइन में प्रथम सदस्य कार्बन तो वही 2 होंगे और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाएगी। एल्काइन श्रेणी की ये तो विशेषता है कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, जहां 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होंगे। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसका जो सूत्र हो गया, अणुसूत्र हो गया C2H2, और इसका जो अणुसूत्र बना वो क्या बना भाई? C2H4, ये इसका अणुसूत्र हुआ। और इसका अणुसूत्र ये हो गया C2H2। और नाम क्या बन गया बताओ? कार्बन 2 वो ही है तो एथ प्लस यहाँ अनुलग्न जुड़ेगा आइन। एल्काइन श्रेणी की विशेषता में अपन ने बताया था अनुलग्न क्या था भी? आइन। तो एथ प्लस आइन, तो इसका नाम दिया जाएगा एथाइन गैस। ये तीसरी श्रेणी का पहला सदस्य है एल्काइन श्रेणी का, तो इसके लिए बोला जाता है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य। और इसका जो प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम वो है भाई एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस। तो आईपीएससी के अनुसार नाम हो गया एथाइन गैस, प्रचलित नाम क्या है भी? एसिटिलीन गैस, या रूढ़ नाम जो इसका है। और इसका उपयोग जो है वह भी फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने में। अब समझो इसमें, एक तो बताया मैंने कि फलों को पकाने में दोनों ऑप्शन बनते हैं, एथिलीन भी और एसिटिलीन भी। ध्यान रखना, फलों का पकना पादप के ऊपर
प्राकृतिक रूप से वो तो हुआ एथिलीन, क्योंकि वो पादपों में खुद बन रहा है हार्मोन के रूप में। और अगर फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी पकाना है तब काम आएगी एसिटिलीन। तो फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने में एसिटिलीन, इसका मतलब उसमें मान ज़्यादा किसका है? फिर अगर इन हाइड्रोकार्बन की तुलना करें तो इसका मतलब जो एसिटिलीन है या एथाइन जो है उसका उसमें मान एथिन की तुलना में ज़्यादा है, तभी तो ये फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी पका रही है। तो फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने में। इसके अलावा इसका जो उपयोग बताया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जिसे नाम दिया जाता है वेल्डिंग फ्लेम, वेल्डिंग ज्वाला का उपयोग धातु को वेल्ड करने में किया जाता है। वेल्डिंग तो जानते हैं अपन, वेल्डिंग देते हैं ना, पर खास तौर से लोहे की जैसे वेल्डिंग करवाते हैं, जोड़ने का काम। अब वेल्डिंग करने में जो ज्वाला अपन उसमें देखते हैं, काम लेते हैं, वो जो ज्वाला होती है ना, एक तो यूज करते हैं अपन तार सा देखते हो तुम उसमें, एक वो ज्वाला रखता है साथ में, और उसमें क्योंकि उसमें मान बहुत ज़्यादा था विकिरण का, इसलिए उसको बचने के लिए ग्लास वगैरह पहना जाता है। तो वो जो ज्वाला है वो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उसको बोलते हैं। और वो जो उस तार को बोला जाता है सोल्डर, सोल्डर जो कि एक मिश्र धातु है, उस सोल्डर को जोड़कर इनको वेल्ड किया जाता है, धातु को वेल्ड किया जाता है गलाकर। तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग धातु को वेल्ड करने में किया जाता है। तो एक तो अपन ने बताया फलों को कृत्रिम रूप से जल्दी पकाना, एसिटिलीन गैस आएगा, फलों का पेय पादप पर पकना नेचुरली वो आएगा एथिलीन, और ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण वेल्डिंग ज्वाला बोली जाती है, इसको धातु को वेल्ड करने में प्रयुक्त करते हैं, ये अपन ने बताया। तो सामान्य हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के पहले सदस्य अपन ने डिस्कस किए। एल्केन का पहला सदस्य मेथेन, एल्कीन का पहला सदस्य एथीन जिसको दूसरा नाम एथिलीन बोलते हैं, और एल्काइन का पहला सदस्य एथाइन जिसको बोला जाता है एसिटिलीन। और इनमें भी ओवरऑल सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन, सारे कार्बनिक यौगिकों में सरलतम हाइड्रोकार्बन नाम आएगा तो मेथेन का ही आएगा, क्योंकि एक कार्बन से वही हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। मेथेन जो है वो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन माना जाता है। इसके बाद में अब देखो तीन शब्द अपन देखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में सीधा समझा रहा हूं। जैसे मैं एक तो लिखूं, एक एन पेंटेन, मैं एक तो नाम लिख रहा हूं एन पेंटेन, ये भी श्रृंखला वाले यौगिकों के लिए बता रहा हूं मैं, सीधी श्रृंखला में जो हाइड्रोकार्बन है, सामान्य हाइड्रोकार्बन एन पेंटेन, एक बोल रहा हूं मैं आइसोपेंटेन, और एक नाम मैं बोल रहा हूं नियोपेंटेन। एक तो बोल रहा हूं मैं एन पेंटेन, एक बोल रहा हूं मैं आइसोपेंटेन, और एक बोल रहा हूं मैं नियोपेंटेन। देखो यहां पर नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये बोला जाता है नॉर्मल, एन जो लिख रहे हैं अपन नॉर्मल। ये तो है सीधी श्रृंखला के रूप में। अब जैसे एन पेंटेन है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, और 5 कार्बन हैं, और पांचों कार्बन क्योंकि पेंट प्लस एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ये स्थिति हो गई इसकी नॉर्मल पेंटेन। अब हाइड्रोजन जोड़ दो इन पे बैलेंस करने के लिए, यहां 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहां पर कितने जुड़ेंगे बताओ? 2 जुड़ेंगे, यहां पर भी कितने जुड़ेंगे भाई? 2, यहां पर भी कितने जुड़ेंगे? 2, और यहां पर 3। तो ये जो सीधा सूत्र हुआ जिसको अपन पेंटेन भी बोलते हैं या एन पेंटेन बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा एन पेंटेन, सीधी श्रृंखला जो बोलते हैं।
अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब एक शाखी श्रृंखला, और इसकी जो स्थिति रहती है वो इस प्रकार से रहती है, CH2 CH3, ये स्थिति रहती है इसमें। तो एक श्रृंखला इसमें रहती है। तो अगर अब इसमें अगर एक श्रृंखला की स्थिति देखी जाए, जैसे एक श्रृंखला अपन इसमें निकालें आइसोपेंटेन के लिए, तो यहां पर अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो पेंटेन है तो वही कार्बन लिखेंगे पहले, CH3 CH2 CH3, जैसे ये स्थिति बन गई इसमें, और ये हो गया CH2 CH3। अब यहां पर देखो बैलेंस देख लो पहले, इस पे 3, इस पर 1 2 और 3 हो गया, तो ये 1 करना, ये एक अपने को 1 रखना पड़ेगा, ये स्थिति। इसमें ये समूह इस प्रकार से लिखा जाएगा, अभी बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये एक कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन, बाकी बैलेंस, एक बैलेंस ये हो गई। इस पर 1 2 3 तो हो गई, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस पर 1 और 1 2 गई, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और इस पे 1 हुई तो 3 जोड़ दिए, ये स्थिति आ गई। अब इसमें बताओ एक शाखा निकल रही है ना, एक शाखा निकली हुई है, तो ये नाम क्या है, आइसोपेंटेन। इसको नाम दिया जाएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इसका समूह जो रहेगा आइसोपेंटेन का, वो इस प्रकार से रहेगा भाई, CH CH CH3 और CH2। ये इसमें ये स्थिति भी आ सकती है। अगर सीधा समूह दिखाएं अपन तो इस तरह से आ जाएगा, 1 2 3 1, यहाँ आप समूह है तो इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा, या संख्या आगे बढ़ रही तो इस तरह से भी आ जाएगा। आइसोपेंटेन में ये स्थिति आ गई। अब नियोपेंटेन, तो इसमें होती है एकल शाखा, एकल शाखित, ये रहती है आइसोपेंटेन की स्थिति। नियोपेंटेन में स्थिति रहती है द्विशाखित, और द्विशाखित है तो इसमें स्थिति ये वाली रहेगी, ध्यान रखना। इसमें मैं सीधा इस तरह से दिखा देता हूं इसको, ध्यान रखना, यहां पर इस तरह से दिखा रहा हूं मैं इसको, और एक हाइड्रोजन जो इस पे दिखाएंगे अपन H, तो तृतीय कार्बन हुआ। इसमें कौन सा कार्बन हुआ भाई, चतुर्थ कार्बन हुआ। बताओ आइसोपेंटेन में जो कार्बन हुआ ये वाला कौन सा हुआ, तृतीय कार्बन हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, इसमें चतुर्थ कार्बन वाली स्थिति आती है। आइसोपेंटेन को लिखें अपन, तो अगर ये दिखाएंगे अपन तो स्थिति ये होगी इसमें, CH3 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 और CH3। बताओ ये किसकी हो गई, नियोपेंटेन की स्थिति। और नियोपेंटेन की स्थिति हो गई द्विशाखित, ये स्थिति इसकी हो गई द्विशाखित, नियोपेंटेन। तो ये लिखा अपन ने एनपेंटेन, सीधी श्रृंखला हुआ, सीधी श्रृंखला जो बोलते हैं। आइसोपेंटेन में तृतीय कार्बन वाली स्थिति आएगी, एक कार्बन कोई सा भी जो होगा, ये इधर भी हो सकता है। अब और इसमें जो स्थिति आ गई वो नियोपेंटेन में, इसमें हो गया चतुर्थ कार्बन, इस पे ये 4 स्थिति जो आएगी। अब आईपीएसी अगर वैसे नाम ले आईपीएसी, तो ये नाम जो है पूर्वलगन, जो सामान्य पूर्वलगन लिखे उस हिसाब से तो ये नाम दे दिया अपन ने, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। आईपीएसी के अनुसार ये नाम बदल जाएंगे, जो भी अपन आगे लेंगे तब इनको भी एग्जाम्पल के रूप में वापस ले लेंगे। वो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई बच्चों के जैसे चल रहा होगा कि सर आईपीएसी नाम भी तो हो जाए, मैं उसको अभी नहीं बोल रहा। एक बार आईपीएससी जब अपन शुरू करेंगे तो उसमें जैसे अपन नामांकन लेकर फिर उसको एग्जाम्पल के रूप में इसको वापस ले लेंगे चाहे अपन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आइसोब्यूटेन और नियोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन नियोब्यूटेन, और एक लिख रहा हूं मैं एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब बताओ एन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन है तो बताओ इस पे तो कितने, 3,
इस पर 1 और 2 हो गए तो 2, इस पे 1 और 2 हो गए तो 2, और ये हो गया CH3। यहाँ पर ये प्राथमिक कार्बन है, ये प्राथमिक कार्बन है, ये द्वितीय कार्बन है, ये भी द्वितीय कार्बन है। तृतीय कार्बन इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा इसमें। ये तो सीधा N-ब्यूटेन बोलेंगे। आइसोब्यूटेन का मतलब तृतीय कार्बन बनाना है अपने को। तो आइसोब्यूटेन में अगर आप 3 कार्बन बनाना चाहोगे तो बताओ सूत्र क्या लिखा जाएगा? CH3, ये लिखा जाएगा CH3, ये लिखा जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या आप लिखोगे? आप इस पे लिखोगे CH। ये हो गया आइसोब्यूटेन के लिए। अगर अपन लें ये वाली स्थिति आ गई, इसमें एक शाखा हो गई कि नहीं हो गई? एक शाखी तो हो गया भाई, ये स्थिति आ गई इसके अंदर, ये वाली स्थिति, वो आइसोब्यूटेन के लिए आ गया। तृतीय कार्बन बन गया कि नहीं बन गया ये? क्योंकि ये वाला कार्बन अब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, 2 से और 3 से। और नियोब्यूटेन, अब नियोब्यूटेन अगर आपको लेना है, नियोब्यूटेन का मतलब आपको स्थिति दिखानी है चतुर्थ कार्बन की, और चतुर्थ कार्बन दिखाओगे तो ब्यूटेन फिर वो रहेगा ही नहीं। ब्यूटेन के खुद के 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन दिखाओगे, चतुर्थ कार्बन दिखाओगे तो 5 कार्बन हो जाएंगे, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो ब्यूटेन में 2 ही संभव है, N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये वाला संभव नहीं है, नियोब्यूटेन संभव नहीं है। अगर इसी प्रकार से अपन प्रोपेन के लिए ले लें तो प्रोपेन में केवल ये संभव है भाई, प्रोपेन में केवल नॉर्मल वाला ही बोलेंगे, क्योंकि प्रोपेन में भी पहला और दूसरा ही कार्बन होता है, तीसरा और चौथा कार्बन उसमें आएगा नहीं, तृतीय और चतुर्थ कार्बन उसमें नहीं आएंगे। तो ये सामान्य पूर्व लगन अपन ने बताए सीधे शाखी श्रृंखला के लिए। एक तो बताया N, एक बताया अपन ने आइसो, और एक बताया अपन ने नियो। N तो सीधी शाखा श्रृंखला जो हर कार्बन के लिए, हर हाइड्रोकार्बन के लिए बनेगी। आइसो बनेगा अगर हाइड्रोकार्बन यौगिक में तृतीय कार्बन मौजूद है, तब आइसो नाम आ सकता है। और नियो कब आएगा? जब हाइड्रोकार्बन में चतुर्थ कार्बन की संभावना है, तब आएगा नाम नियो, नियो शब्द आएगा। तो नियो कहाँ, आइसो कहाँ से शुरू हुआ भाई? आइसो ब्यूटेन से शुरू हो गया। ब्यूटेन पेंटेन आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें आइसो यूज कर सकते हैं। जबकि जो नियो है वो कहाँ से शुरू हुआ? पेंटेन से, क्योंकि वहीं से चतुर्थ कार्बन शुरू हो सकता है। ब्यूटेन में नियो संभव नहीं है। ये अपन ने जो नाम लिए इसमें सीधे। अब इसके बाद में देखो, यहीं से अपन एक बार जो ये चीजें पढ़ी, इसमें सामान्य यूज में अपन मैं 2 चीज बता रहा हूं। एक तो नाम सुनते हैं अपन LPG, और एक नाम सुनते हैं अपन CNG। क्या क्या लिखा बताओ मैंने? एक तो नाम मैंने लिखा है LPG और एक नाम लिखा है मैंने CNG। LPG अगर पूरा नाम ले इसका, LPG का फुल नेम, पूरा नाम अगर बोला जाएगा तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई स्टूडेंट लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही बोल देते हैं, लिक्विड मत बोलना भाई। देखो अगर ऑप्शन में लिक्विड है, लिक्विफाइड है ही नहीं, तब तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में लिक्विड और लिक्विफाइड दोनों आ गए तो फिर आप लिक्विड आंसर मत करना, क्योंकि ये जो गैस है वो लिक्विड होती नहीं है, उसको लिक्विड किया जाता है। तो LPG अपन जो सिलेंडर यूज करते हैं, सिलेंडर में गैस को, जिसमें मेनली प्रोपेन है और ब्यूटेन आती है साथ में, जो कि आइसोप्रोपेन बोलते हैं अपन, ब्यूटेन को आइसोप्रोपेन बोला जा सकता है। तो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है, वो पेट्रोलियम गैस जो है वो उसको सिलेंडर के अंदर संपीड़ित उच्च दाब पर टेम्परेचर डाउन करके लिक्विड किया जाता है। तो सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड रूप में भरी जाती है ताकि ज़्यादा मात्रा में उसको भरा जा सके और प्रेशर बन सके उस पर। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। नंबर 2, मुख्य घटक। LPG में जो गैस भरी अपन ने पेट्रोलियम गैस, उसमें कौन सा मुख्य घटक है? तो इसमें नाम आएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या नाम लिखा है मैंने? ब्यूटेन और प्रोपेन, ये नाम इसमें आता है। उसके बाद में नंबर 3, ये इसमें मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस। अगर इसके भौतिक गुणों की बात करें, LPG के भौतिक गुणों की बात करें, अब भौतिक गुण अपन कौन से बताते हैं? उसका रंग, उसका आकार, आयतन, घनत्व, तो ये सारे भौतिक गुण बताए थे अपन ने। LPG होती है रंगहीन,
नंबर 2 गंधहीन और स्वादहीन, वायु से भारी, वायु से भारी गैस। रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और वायु से भारी गैस। अब समझो यहां पर रंग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं। गंधहीन, लिक्विफाइड जो एलपीजी में जो गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन, उनमें गंध नहीं होती है। दूसरी प्रॉब्लम स्वादहीन, वायु से भारी गैस। तो अगर एलपीजी का सिलेंडर लीकेज होगा तो ये गैस वायु से भारी होने की वजह से वहीं पर इकट्ठी हो जाती है। अगर वायु से हल्की हो, लाइट देन एयर, तब तो ये वायुमंडल में मुक्त ऊपर की तरफ उठ जाएगी। लेकिन हैवी देन एयर है, हैवी देन एयर है तो आसपास वहीं पर इकट्ठी हो जाएगी सिलेंडर के आसपास। और अगर ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आई तो तुरंत आग पकड़ेगी, ब्लास्ट होगा। यही वजह है कि इसमें दुर्घटना की संभावना रहती है। अब क्योंकि ईंधन के रूप में अपन इसको यूज करते हैं, तो अगर इसका लीकेज हो तो ऐसे स्थिति में दुर्घटना की संभावना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि इसमें खुद में गंध नहीं है, तो इसमें एक गंध कारक मिला दिया जाता है। तो इसमें जो गंध कारक है वो मिलाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है मर्केप्टन, एथिल थायोल बोलते हैं इसको, एथिल थायोल। जो बोला जाता है तो मर्केप्टन सीधा नाम आता है, ध्यान रखना ये। तो एक्चुअल में एलपीजी गैस में गंध जो होती है, अगर पूछा जाए एलपीजी गैस में गंध किस पदार्थ की होती है, तो आप मर्केप्टन बोलोगे, उस खुद की गैस की गंध नहीं है वो। ये क्यों मिलाया गया, इसका कारण समझ में आ गया होगा। इस गैस में खुद में तो गंध है नहीं ब्यूटेन प्रोपेन में, और अगर सिलेंडर लीकेज हो गए तो फिर उसका पता कैसे चलेगा, दुर्घटना की संभावना रहेगी। तो गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसकी गंध की वजह से, क्योंकि गैस लीकेज होगा तो ये पदार्थ भी बाहर आएगा, इसकी गंध से पता चल जाता है कि सिलेंडर लीकेज हुआ है, ये इसका होता है। और इसका जो उपयोग है वो मेनली होता है भाई खाना पकाने में। एलपीजी का मेन उपयोग है खाना पकाने में। बाकी आजकल ऑटो एलपीजी भी बोलते हैं अपन ईंधन के रूप में, ऑटो एलपीजी वो भी यूज होती है भाई गैस, भाई ईंधन तो है ही ये भी। अब अपने जैसे सिलेंडर होते हैं एलपीजी का ही टिका लेते हैं, सीएनजी भी जहाँ जरूरत होती है वहाँ एलपीजी भी टिका देते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ पड़ जाता है उससे। तो बाकी आज एलपीजी जो आते हैं ऑटो एलपीजी भी आजकल आता है वो भी साथ। तो ये बताया अपन ने पहला एलपीजी के लिए। अब इसी का कंपैरिजन कर रहे हैं अपन सीएनजी से। एलपीजी का नाम बताया, सीएनजी का नाम पूरा आएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो हो गई द्रवित पेट्रोलियम गैस, और ये हो गई संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब अभी अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक गैस किसको बोला जाता है, मेथेन को। उसको कंप्रेस किया गया। कंप्रेस का मतलब है दाब लगाकर आयतन में कमी करना। वो सिलेंडर में भरा जाता है दाब के साथ में, संपीड़ित कर दिया गया। और इसका जो मुख्य घटक है, क्योंकि ये कौन सी गैस है, प्राकृतिक गैस है, तो डेफिनेटली नाम किसका आएगा भाई, मेथेन का आएगा। कि इसमें मेनली कौन सी गैस है भाई, मेथेन है। अगर इसके भौतिक गुणों की बात करें, एलपीजी से अगर इसका कंपैरिजन करें तो रंगहीन तो ये भी है भी। बात आती है गंधहीन की, तो ये अरुचिकर गंध, अरुचिकर गंध। और मीठे फलों जैसी गंध, सड़े फलों जैसी गंध होती है, अरुचिकर गंध इसको बोलते हैं। अरुचिकर गंध जैसे नाम से है। कई बार अपन भी अपना सिलेंडर लीकेज कर देते हैं। क्लास में कई बार बहुत ही सावधानी से लीकेज किया जाता है, लेकिन पता चल जाता है, पर ये पता नहीं चलता फिर लीकेज किया किसने। तो वो अगर आपसे पूछो अपने अपच में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, क्या बताओगे भाई, कई तो CO2 ही बोल देते हैं। CO2 में गंध होती है क्या, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो अपच में CO2 गैस निकल कर आई है।
ध्यान रखना। किसका नाम आएगा? मैथेन। एक H2S भी आती है, आपस से जो उत्पन्न गैसें हैं उसमें, तो एक तो ये आएगी मैथेन के। तो रंगहीन, अरुचिकर गंध और वायु से हल्के, वायु से हल्के। अब बताओ दोनों चीज देखो इसमें, अरुचिकर गंध, वायु से हल्की। पहली चीज तो ये कि वायु से हल्की है, अगर इसका सिलेंडर लीकेज होता है तो बताओ ये ठहरेगी क्या? वहां पर ऊपर की तरफ निकलेगी। दूसरा, अगर लीकेज होता है तो पता भी चल जाएगा क्योंकि इस गैस में खुद में गंध है। तो बताओ यहां गंध कारक की जरूरत पड़ेगी क्या? इस गैस में सीएनजी सिलेंडर के अंदर गंध कारक मिलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी खुद की गंध आ जाएगी। दूसरा, ये वायु से हल्की है तो दुर्घटना की संभावना भी नहीं है। तो अपन जनरली अखबार में ये पढ़ते हैं, एलपीजी का सिलेंडर फटा, सीएनजी का फटा हुआ सुनते हैं कभी? ये देखो। उसके बाद में उपयोग की अगर बात करें तो ये भाई वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त है। और अगर आपसे पूछा जाए सीएलपीजी और एनजी में, सीएनजी और एलपीजी में उसमें मान के आधार पे कौन सा ईंधन बेहतर है, तो सीएनजी का नाम आएगा। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, उसमें मान ज़्यादा है। दूसरा, वायु प्रदूषक कम है। एलपीजी वायु प्रदूषक ज़्यादा है सीएनजी की तुलना में, और इसीलिए वाहनों में, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह की बात करें तो सीएनजी वाले वाहनों को यूज़ किया जाता है ताकि वायु प्रदूषण कम से कम हो तो रहा है लेकिन कम हो, ये स्थिति। तो इसको मेनली यूज किया जाता है, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ये तो ऑटोमोबाइल गैस कहलाती है, ये घरेलू गैस कहलाती है। एलपीजी क्या कहलाती है भाई? घरेलू गैस। और सीएनजी कहलाती है ऑटोमोबाइल गैस, ये स्थिति नाम दिया जाता है। तो ये दोनों का अपन ने जो कंपैरिजन किया, एलपीजी में मुख्य घटक, सीएनजी में मुख्य घटक, दोनों के नाम, गुणों की तुलना और गंध कारक जो मिलाते हैं वो अपन ने देखे इसमें। तो सामान्य हाइड्रोकार्बन का परिचय अपन ने लिया, जिसमें अपन ने 3 श्रेणी पढ़ी, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। इसके बाद में जो आते हैं अपने पास में अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, चक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात करें, जिसमें अपन ने बताया था एक तो समचक्रीय और एक बताया था अपन ने विषम चक्रीय। समचक्रीय और विषम चक्रीय में फिर अपन 2 नाम लेते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो उनको अपन एक बार इन्हीं के साथ में, ये जो मैंने बताया इसी के साथ में मैं एक बार क्रियात्मक समूह को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि फिर उनके एग्जाम्पल लूंगा तो क्रियात्मक समूह उसमें भी साथ में आ जाएंगे, ताकि फिर उसको भी समझा दूंगा साथ में। तो अभी फिलहाल मैंने हाइड्रोकार्बन वर्गीकरण में जो पहले वाला है श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, वो अपन बात कर रहे हैं, चक्रीय वाले नहीं, अचक्रीय वालों की बात की अपन ने, श्रृंखला वालों की बात की है। और इसी के साथ में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में अगर अपन बात करें, क्रियात्मक समूह में बात करें तो सबसे पहले तो चीज तो ये कि क्रियात्मक समूह की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? ये क्रियात्मक समूह कहा किसको जाता है? यहां परिचय करा दूंगा इनका, फिर फंक्शनल ग्रुप नाम बोलते हैं अपन, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, ये नाम बोला जाता है क्रियात्मक समूह। बताओ किसको कहते हैं क्रियात्मक समूह? अभी अपन ने पढ़े हाइड्रोकार्बन कि कार्बन पर हाइड्रोजन के संयोग से जो बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक अपन बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन पर और अन्य परमाणु भी जुड़ जाएं तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन तो शामिल है ही मूल रूप से, तो हाइड्रोकार्बन साथ में और विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये भी जुड़े हैं तो वो कार्बनिक यौगिक अपन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु का समूह है जो उस कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, समझो इस बात को। कोई भी कार्बनिक यौगिक में अगर ऐसा केवल एक परमाणु या परमाणु का समूह जुड़ जाए
कि उसके जुड़ने के बाद में उस मूल जो हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक है उसके गुण अब उसी से द्वारा निर्धारित होते हैं, वो कहलाता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। और इसलिए इसको क्रियात्मक समूह नाम दिया गया है, क्योंकि इसके जुड़ने के बाद में उसके गुण इसी के द्वारा निर्धारित होते हैं, वो क्रियात्मक समूह है। जैसे सपोज करो हमारे कोई टीम है, जैसे टीम में 11 क्रिकेट टीम की ले लेते हैं, वही ज़्यादा चलता है भाई। चलो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं। अब वो 11 खिलाड़ी जो हैं, वो खिलाड़ी में मेंटर के रूप में किसी व्यक्ति को उस टीम के अंदर जोड़ा गया। 11 खिलाड़ियों को मेंटर के रूप में खिलाड़ी जोड़ दिया गया, ये समझ लो कि कोच जोड़ दिया गया। अब बताओ कोच जब उसमें जोड़ दिया गया ना, तो वो जो कोच है वो उसके प्रदर्शन को निर्धारित करेगा। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? अगर टीम हारती है तो दोष किस पर आ जाता है? सीधा सीधा कोच पर आ जाता है। तो कोच उस टीम के लिए क्या बन गया? क्रियात्मक समूह बन गया, कि वो अब उनके गुणों को निर्धारित कर रहा है कि वास्तव में वो कैसा खेल रहे हैं। अगर वो खराब खेल रहे हैं तो कोच की जिम्मेदारी, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो भी किसकी जिम्मेदारी? कोच की जिम्मेदारी। तो इस तरह से क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन में कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह जो जुड़ जाए, जो उस हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारित करेगा, वो क्रियात्मक समूह कहलाएगा, वो उसको बोला जाता है। अब यहाँ प्रमुख क्रियात्मक समूह जो अपन ले रहे हैं, टेबल बनी हुई है, इसमें टेबल में मैं बोल के बता रहा हूँ साथ में, तो ये मैंने अलग अलग लिखने में अपना काफ़ी समझ आएगा, तो मैं सीधा वैसे बता रहा हूँ। सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर टेबल में प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है तो मैं इसको मोटे रूप में लिख देता हूँ। पहला जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा है बताओ? नाम क्या है क्रियात्मक समूह का? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस समूह का स्थिति ये है, ये कार्बोक्सिलिक समूह को मैंने जो सूत्र के रूप में लिख रहा हूं COOH, यहां डैश लिखा है मैंने। अब इसका संरचनात्मक सूत्र बना रहा हूं मैं। C डबल बॉन्ड O, एक जुड़ा हुआ है OH समूह, और एक ये इसमें वैलेंसी खाली है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी बताते हैं अपन? 4। 4 में से बताओ 2 तो किसके साथ हुई? ऑक्सीजन परमाणु के साथ। एक हो गई OH समूह के साथ, हाइड्रोक्सी समूह के साथ, और एक इसकी वैलेंसी रिक्त है। तो ये इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र जो हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का सूत्र है COH। ये इसको रिप्रेजेंट करता है इस समूह को। अब इसमें देखो 2 नाम आते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जब जुड़ेगा किसमें? कार्बनिक यौगिक में या मूल हाइड्रोकार्बन में। इसके नाम को IPSC पद्धति के अनुसार 2 तरह से, अगर पूर्व लगन के रूप में लिख रहे हैं या अनुलगन के रूप में लिख रहे हैं। तो पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे तब तो नाम आता है कार्बोक्सी, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है तब नाम क्या आएगा? कार्बोक्सी। ठीक है। और अगर लिखा जाएगा इसे अनुलगन के रूप में, तब इसके लिए शब्द जोड़ा जाता है ओइक अम्ल। तब अनुलगन क्या जोड़ा जाता है? ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। पूर्व लगन के रूप में लिखा जाएगा तो क्या नाम आएगा? कार्बोक्सी। अनुलगन के रूप में लिखा जाएगा तो ओइक अम्ल। तो मैंने पहला क्रियात्मक समूह ले लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहला, जिसका सूत्र ये लिखा जाता है। ये मैंने संरचना सूत्र बताया है। पूर्व लगन कार्बोक्सी, अगर लिखा जाएगा तो अनुलगन के रूप में लिखेंगे तो ओइक अम्ल। अब पहले मैं इसके जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य अगर अपन लें, एक ध्यान हो रखना, क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन है तो वो भी काउंट होगा। क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन है तो IPSC पद्धति के अनुसार वो कार्बन नामांकन में आता है। और भाई किसी भी IPSC पद्धति में अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह मौजूद है तो श्रृंखला का नामांकन उधर से करते हैं जिधर से उस क्रियात्मक समूह को न्यूनतम स्थान लोकेंट प्राप्त होता है, न्यूनतम अंक वहां मिले। तो अगर COH में जैसे अपन लें, अगर इसकी स्थिति देखें, या मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में आपको, ये स्थिति बताई थी मैंने। एक ये इसकी रिक्त वैलेंसी। अब अगर इस पे मैं H समूह जोड़ देता हूं, बताओ H समूह जोड़े तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? HCOOH। अगर इसको समेट दिया तो ये बन गया ना HCOH, ये स्थिति। अब अगर इसका नाम लिखा जाए IPSC तो बताओ,
अब आईपीएससी पद्धति में अपन सामान्य नाम लिखने के लिए अपन बोलते हैं पूर्व लगन प्लस से अनुलगन। क्या बोलते हैं भाई? पूर्व लगन प्लस से अनुलगन। यहाँ पूर्व लगन अपन ने बताया था कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है इसमें? 1 है। तो बताओ क्या आएगा इसमें? मैथ, पूर्व लगन। और अनुलगन क्या लिखा जाएगा इसका? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो इस प्रकार से यानी ये मूल हाइड्रोकार्बन मैथ हुआ, तो ये बन जाता है मैथेनोइक अम्ल। इसका आईपीएससी नाम क्या बन गया भाई? मैथेनोइक अम्ल। तो अब अगर आपसे सूत्र पूछा जाए मैथेनोइक अम्ल का सूत्र बताओ, तो आप क्या लिखोगे? HCOOH, ये स्थिति है इसकी, मैथेनोइक अम्ल। और ये जो मैथेनोइक अम्ल है इसका प्रचलित नाम, मैथेनोइक अम्ल का प्रचलित नाम है, जिसको व्यापारिक या औद्योगिक नाम भी बोला जाता है, वो है भी फॉर्मिक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल का प्रचलित नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। ये काफी सुना होगा, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। देखो लैटिन भाषा में फॉर्मिका शब्द का मतलब होता है लाल चींटी। लैटिन शब्द फॉर्मिका और उसका मतलब है, फॉर्मिका का मतलब है लाल चींटी। तो औद्योगिक रूप से लाल चींटी को उबालकर परिष्कृत करके अम्ल तैयार किया जाता है। तो ये इस आधार पर इसको क्या नाम दे दिया गया? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी से परिष्कृत करके इसको निकाला जाता है, तो प्रचलित नाम आ गया फॉर्मिक अम्ल। इस फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल का जो उपयोग किया जाता है, मैथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है एक तो फलों के रस का परिरक्षण करने में। फ्रूट जूस जो होता है ना, फ्रूट जूस जो है उसको खराब होने से बचाने में, फलों के रस के परिरक्षण में इसको यूज किया जाता है मैथेनोइक अम्ल को। और इसका दूसरा उपयोग किया जाता है अर्थराइट्स, जिसको अपन नाम देते हैं संधि शोथ। जोड़ों में दर्द जो बोलते हैं ना, संधि शोथ। जो अपने जॉइंट हैं, जैसे घुटने के अंदर जो अपने जॉइंटों में क्या मौजूद हैं? वहाँ मौजूद हैं संयोजी ऊतक कोण से जो बोन टू बोन जोड़ने का काम करते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो जब कठोर हो जाते हैं वो संधि शोथ बोला जाता है, अर्थराइट्स जो बोला जाता है। तो अर्थराइट्स के उपचार में भी इसको यूज किया जाता है औषधि के रूप में। मैथेनोइक अम्ल का ये उपयोग है। तो एक तो खाद्य परिरक्षण में तो फलों के रस का परिरक्षण फ्रूट जूस का, दूसरा अर्थराइट्स के उपचार में इसको यूज करते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना, मैथेनोइक अम्ल जलन उत्पन्न करता है। मैथेनोइक अम्ल जलन उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है। और इसी आधार पे चींटी, मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू, इन सब के डंक में ये पाया जाता है। नेटल पादप आता है को छूने से खुजली होना या खुजली चलना। तो इनके जो दंश से जो जलन होती है और नेटल पादप को छूने से जो खुजली चलती है वो किसकी वजह से होती है भाई? इनमें मौजूद मैथेनोइक अम्ल है, इनकी वजह से होती है। तो अपन ने पहला क्रियात्मक समूह लिया है। पहला क्रियात्मक समूह में अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है भाई मैथेनोइक अम्ल। पहला क्रियात्मक समूह अपन ने क्या लिया है? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे तो कार्बोक्सी, अनुलगन के रूप में लिखेंगे तो ओइक अम्ल। इसका पहला सदस्य अपन ने लिया है, यहाँ पर रिक्त वैलेंसी पर H जोड़ा है, ये बन गया पहले कार्बन से मैथेनोइक अम्ल, जिसका प्रचलित नाम क्या है भाई? फॉर्मिक अम्ल। लैटिन भाषा फॉर्मिका, जिसका अर्थ होता है लाल चींटी, उससे इसको प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मिक अम्ल बोला जा रहा है। उपयोग है फलों के रस के परिरक्षण में और संधि शोथ अर्थराइट्स की औषधियां बनाने में।
मेथेनॉइक अम्ल जलन उत्पन्न करता है, ये चीज इसी आधार पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रियात्मक समूह में पहला डिस्कस किया अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका एक एग्जाम्पल लेकर अपन ने किया। क्रियात्मक समूह में और बाकी जो एग्जाम्पल है वो अपन लेंगे अगली क्लास में।